हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। आज जो है बहुत बड़ी मतलब क्लास नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आज हम पिछले कॉन्सेप्टों पे कुछ बात करेंगे और आज जो है इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करके कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नाम होगा बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कल से हम लोग पढ़ रहे होंगे लाभ और हानि। अगर मैं बात करूं बच्चे परसेंटेज की, तो परसेंटेज के जैसे परसेंटेज पर डिपेंड और भी चैप्टर होते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों एक ही चैप्टर है। परसेंटेज पर ही डिपेंड हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो हम उनको इसके साथ ही कर रहे होंगे। बाकी एक रेशो वाली लाइन होती है, रेशो वाली लाइन को ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, रेशो कर चुके हैं, पार्टनरशिप कर चुके हैं और अब परसेंटेज वाली लाइन चल रही है दोस्त। ठीक है, तो इन सब के बाद जो है हमारा एसआई और सीआई स्टार्ट होगा बच्चे। ब्याज जो अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ठीक है, अब कल आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्त, कल रात जो है वो सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे खुशी भी है, बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे निराशा भी है। तो दोस्त अगर लगे हो किसी चीज में, किसी चीज को ठाना है कि हम लोगों को जीतना है, तो जीत होगी ही होगी। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे का नहीं भी हुआ है सिलेक्शन, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ खत्म नहीं हुई है। लाइफ में और बहुत सारे मौके आएंगे और शायद कुछ बेहतर लिखा है ना। बेहतर ही हम लोग करेंगे, बस हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। वैसे तो ये सारी बातें जो होती हैं वो प्रैक्टिकली मतलब बहुत हद तक पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जिसने इतनी मन से मेहनत की हो और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो दुख का लेवल जो होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उस दुख के लेवल को की वजह से अपने आप को पीछे मत हटा लेना, है ना। लगातार तैयारी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए दोस्त और मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे होंगे लाइफ के अंदर। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, अब हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो कुछ टाइप और एक दो टाइप की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन करा चुका था, ये इनकम और टैक्स वाले भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। छोटे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, राहुल दिवाकर जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो ताजे फल, सूखे फल के भी क्वेश्चंस कर चुके थे। इतनी किसी वर्ग की भुजा में वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बताया था। जब भी दो चीजों का इफेक्ट जो है वो एक साथ करके पूछा जाता है तो हम लोग रामबाण फॉर्मूले का यूज कर रहे होते हैं, और उसमें कोई फ्रैक्शन ऐसी दी हुई है जो टेढ़ी मेढ़ी फ्रैक्शन है या जो कैलकुलेटिव बना सकती है रामबाण फॉर्मूले से, तो हम रेशियो मेथड से जा सकते हैं। मैंने उस पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है भाई, फिर उसके बाद जो है हम लोग चले थे मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन सूखे फल ताजे फल के क्वेश्चंस की तरफ चले थे। फिर यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा था। फिर मैंने वैन आरेख के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। वैसे तो मेरा अलग से कराने का मन था उसे, लेकिन फिर मैंने उसी में वो जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे वैन आरेख वाले। आज जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे वैन आरेख वाले, और कुछ जो बचे कुचे हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पास फेल के क्वेश्चंस कम हुए थे, पॉपुलेशन के एक दो क्वेश्चंस कम हुए थे, तो उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। बाकी इस चैप्टर को आज जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, हाँ, आपको भी ऐसे ही आना है, बस अपना सिलेक्शन लेने के बाद जो है। ठीक है भाई, चलिए मेरे दोस्त, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। आराम से थ्योरी पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, और फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट से शुरुआत कर रहा हूं आज। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, मार्केट में नहीं आई है, लेकिन आज क्या है, आज मंडे है। हाँ, मंडे नहीं, आज ट्यूसडे। मंडे में तो क्लास ही नहीं हुई, आज ट्यूसडे। आज शायद शाम को चली जाएगी मार्केट में, 2-3 दिन में आ जाएगी मार्केट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 2% का कमीशन कमाता है। बच्चे ये थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए 2, 4, 5 क्वेश्चन जो है हम थ्योरी वाले भी कर लेते हैं।
मार्केटिंग एजेंट है, अगर वो 2 लाख रुपए की बिक्री करता है तो वो 2% कमीशन कमाता है। अगले 2 लाख रुपए पर वो 1.5% और 1 महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर वो 1% कमीशन कमाता है। ठीक है। अप्रैल 2018 के महीने के लिए एजेंट द्वारा हासिल की गई बिक्री 5,68,000 है, तो अर्जित कमीशन कितना होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताइए टोटल बिक्री कितने की है, तो आप कहेंगे 5,68,000 की। अगर पहले 2 लाख रुपए पर 2% है तो पहले 2 लाख रुपए का जब मैं 2% निकालूंगा तो क्या वो 4,000 आएगा। यानी पहले जो 2 लाख रुपए होंगे मेरे दोस्त, पहले 2 लाख रुपए पर 2% कमीशन मिलेगा, तो 2% कमीशन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी पहले 2 लाख रुपए पर 4,000 रुपए जो है उसका कमीशन बैठ जाएगा। ठीक है। अगले 2 लाख रुपए जो होंगे, अगले 2 लाख रुपए जो होंगे मेरे दोस्त, उस पर 1% कमीशन होने वाला है, मिलने वाला है, तो 1% कमीशन निकालेंगे तो आप कहेंगे जी यहां 2,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है। 4 लाख रुपए का हिसाब किताब हो चुका है। इन 4 लाख रुपए से ऊपर की जो राशि है उस पर 1% कमीशन मिलेगा। टोटल राशि है 5,68,000 की टोटल राशि है मेरे दोस्त। तो 4 लाख रुपए हो चुके हैं, बचे कितने, 1,68,000 रुपए बचे हुए हैं। ठीक है भाई, तभी तो 5,68,000 रुपए की राशि होगी। उसने कहा है शेष राशि पर जो है वो 1% कमीशन, अच्छा यहां 1.5 मिलता है, यहां थोड़ी सी हम लोगों से गलती हुई है। यहां जो मिलेगा मेरे दोस्त वो 1.5% कमीशन मिलेगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 3 0 से 3 0 उड़ाइए, 15 दूनी 30, यानी यहां जो मिलेगा वो 3,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। ठीक है। ये जो शेष राशि थी मेरे दोस्त, इस पर 1% कमीशन मिलेगा। अगर मैं इसका 1% कमीशन निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,680 रुपए यहां कमीशन मिलेगा। ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं कि भाई टोटल कमीशन कितना मिला, तो 4,000 यहां, 3,000 यहां, 1,680 यहां, तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप लोग कहेंगे 8,680 मिलेगा। 5,68,000 की बिक्री पर उसे जो कमीशन मिलेगा, जो डाटा दिया हुआ है उसके आधार पे जो उसे कमीशन मिलेगा वो 8,680 रुपए का कमीशन मिलेगा। ये लैंग्वेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों से बनना चाहिए और बना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे। सीजीएल तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए। बेटा देखो, आज मैं आपको ना कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे परसेंटेज आप लोगों ने किया है और परसेंटेज की वर्कशीट में आप लोगों को कोई दिक्कत आई है, तो परसेंटेज की वर्कशीट पे आप सर्किल मार्क करिए और उसे किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से पूछने की कोशिश करिए। जब भी वो क्लियर हो तो उस सर्किल को हटा दीजिए कि अब ये मेरा क्लियर हो चुका है ना। आप चाहते हो कि मैं आपको वो सारी चीजें कराऊं, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, इतना सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुझे और भी कंटेंट देखना होता है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आप भरोसा करिए कि जो राह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं वो एक सही राह दिखा रहा हूं और सही डायरेक्शन में आप लोगों को लेके चल रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप लोगों से 100% वर्कशीट बननी चाहिए, कुछ डाउट आएंगे, लेकिन 75% तो वर्कशीट बन रही होगी ना। वो 25% ही डाउट हम लोगों को क्लियर करने हैं, वो किसी की हेल्प से भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ बुक अलग टाइप के लगा रहे होंगे, उसमें कुछ डाउट आ रहे होंगे, तो वहां सर्किल मार्क कीजिए मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है जिस चैप्टर के आप 75 क्वेश्चन कर पा रहे हैं उसमें सर्किल जो है 10-5 सर्किल आएंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन वो डाउट जो है जैसे ही क्लियर होंगे मेरे दोस्त, आप यकीन मानिए कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो रहा होगा। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि साथ साथ चलने की जरूरत है। और एक सबसे मेन बात यह है कि जो पीछे का भूल रहे हैं, भूलोगे तो सही। अगर मैं चीजों को कंटिन्यू टच में नहीं रहूंगा, चीजों के कंटिन्यू टच में नहीं रहूंगा, तो मैं भी चीजों को भूलूंगा। इसलिए दोस्त डेली आप प्रैक्टिस भी करिए, जो नोट्स बनाए हुए उनके रैंडमली 5-6 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के उठाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं या नहीं। जैसे नंबर सिस्टम हो चुका है, एलसीएम हो चुका है, रेशियो हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुका है, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, तो इनके क्वेश्चंस देखिए कि हम लोगों से बन पा रहे हैं या नहीं, और नहीं बन पा रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए और वो क्वेश्चन बनाइए। ये तरीका होता है लगातार मैथ के टच में बने रहने का। ठीक है, चलिए हाँ
क्वेश्चन कह रहा है किसी कॉलेज में बीएससी भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की सीटों का अनुपात दे रखा है। ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है। इसमें रेशियो क्या दे रखा है सीटों का? 7, 5, 8 के अनुपात में रेशियो दे रखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हाँ, इन सीटों को क्रम से 50%, 40% और 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर इसका 150%, 50% बढ़ाया है तो इन सीटों का 150% कर दिया गया होगा। ये हो जाएंगी बढ़ी हुई सीटें। होगी क्या बढ़ी हुई सीटें? नेक्स्ट, दूसरी का 5 सीट पहले थी, इनका 40% बढ़ाया गया है तो डायरेक्ट 140% निकालो, तो आप कहेंगे ये हो जाएंगी बढ़ी हुई सीटें। होंगी क्या? तीसरी है 8, इसका 25% बढ़ाया गया है, 25% बढ़ाने का मतलब है 125% सीटें हो गई होंगी। सबसे पहले तो इस बात में आप अंतर समझिए कि अगर वो ये कहता है कितनी सीट बढ़ी, तो आप 8 का फिर 25% निकाल रहे होते, इतनी सीट बढ़ गई। अगर वो आपसे पूछता है बढ़कर कितनी सीट हो गई, दोनों बातों में डिफरेंस है। एक तरफ तो वो पर्टिकुलर बढ़ी हुई सीटों के बारे में पूछना चाह रहा है, एक तरफ वो ये कहना चाह रहा है कि बढ़कर कितनी हो गई, यानी वो चाहता है इस 25% की बढ़ी हुई सीटों को आप जोड़ो, तो डायरेक्टली आप इसका 125% फिर निकाल सकते हो। उसने बढ़ी हुई सीटों का रेशो आप लोगों से पूछा है, तो बेटा इसकी सीट 50% बढ़ी, यानी इसका 150% डायरेक्ट निकाल दो। इसकी सीट 40% बढ़ी तो इसका 140% डायरेक्ट निकाल दो। इसकी सीट 25% बढ़ी तो इसका 125% डायरेक्ट निकाल दो। अब बेटा तीनों का रेशियो पूछा है मेरे दोस्त, मेरे साथी। अब यहां ध्यान से सुनना, जो चीज कट रही है उन्हें फटाक से उड़ा दो। आपने उड़ा दी क्या? 100 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कट जाएगा। देखिए और क्या कट सकता है। आपने कहा जी 5 से काट लो, 5 दिया 15, 0 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से काटोगे 25 बार कट जाएगा। कट गया क्या? 5 से काटोगे 6 बार कटेगा, 5 छंग 30। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 होंगे और 5 पंजे 25 हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा 7 छिंग 42 हो चुका है, यहां कितना होगा 28 हो जाएगा, यहां कितना होगा 8 पंजे 40 हो जाएगा। अभी तो और कट जाएगा, 2 से 21 हो जाएगा, 2 से काटोगे 14 हो जाएगा और 2 से काटोगे 20 हो जाएगा। यानी बढ़ने के बाद जो है सीटों का अनुपात कितना हो जाएगा? 21, 14, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट फटाफट बताइए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा ऐसा ही क्वेश्चन है। एक परिवार का गेहूं, सब्जी और तेल पर खर्च का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले गेहूं पर दिया हुआ है, सबसे पहले मेरे दोस्त गेहूं है, सब्जी है और तेल है। गेहूं है, सब्जी है और तेल है, इन पर जो खर्च होता है उसका रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है 12, 8 और 5। उस पर रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। आगे वो क्या कहना चाह रहा है मेरे साथी, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई, तो इन वस्तुओं पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वो आप लोगों से ये पूछ रहा है। इस बार उसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। वो आपसे कहना चाह रहा है टोटल जो वृद्धि होगी, खर्चे पर जो टोटल वृद्धि होगी वो कितने प्रतिशत की होगी, इन वस्तुओं पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर तीनों पे अलग अलग जो है वो इतना इतना परसेंट बढ़ रहा है, तो टोटल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। हाँ, 700 मान के भी हो जाएगा, 700 मान के भी मेरे दोस्त हो जाएगा। अब इसे 700 मान के ही करूंगा। देखिए ध्यान से देखो, सबसे पहले 50%, 25% और 40% आप लोगों से पूछ रहा है, तो एक एक जीरो आप लोग बढ़ा देंगे तो क्या कोई दिक्कत आएगी? तो आप कहेंगे जी इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये तो जीरो बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए। पहले के में 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि का मतलब है आधे बढ़ गए होंगे, यानी कि 120 का आधा 60 बढ़ चुके होंगे। जो अगर गेहूं पर खर्चा पूछा जाता है तो 60 जो है वो बढ़ चुका होगा। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, दूसरे की कीमत में 25% की वृद्धि होगी। 25% मतलब 1/4 की वृद्धि होगी, और 1/4 जब हम इसका निकालेंगे तो वो +20 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे कह रहा है तीसरे में 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि आप लोग निकालेंगे तो वो +20 आ जाएगी। 50 का 40% मतलब 2/5, 5 ढाई 50, 10 दूनी 20 आ जाएगा। यानी कि अगर टोटल में आपसे पूछूं कि खर्चे में कितना वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे जी 60 रुपए तो यहां बढ़ गए, 20 रुपए यहां बढ़ गए और 20 रुपए यहां बढ़ गए। तो यानी अगर मैं आपसे कहूं 60 और 20, 80 और 20, क्या 100 रुपए टोटल बढ़ चुके हैं? अच्छा ये बताइए 100 रुपए जो हैं ये किससे बढ़े हैं? अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये 100 रुपए जो हैं ये किससे बढ़े हैं, तो आप ये कहेंगे शुरुआत वाली कीमत से बढ़े हैं। तो शुरुआत वाली कीमत कितनी है? 120 और 80 200, 200 और 50 250, यानी 250 रुपए का टोटल शुरुआत में खर्चा होता था, अब तीनों का मिला के 100 रुपए बढ़ चुका है। यानी अगर मैं कहता हूं 100 रुपए बढ़े, तो आप पूछोगे किससे बढ़े, तो मैं कहूंगा 250 से बढ़े, तो 100 से कितना हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100 होंगे, यानी ओवरऑल जो वृद्धि हुई है, ओवरऑल जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने % की हुई है? तो आप कहेंगे 40% की हुई है, ठीक है, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल सही बात है। मौके तो सिर्फ पिक्चर में मिलते हैं भैया, रियल लाइफ में नहीं। मैंने तो पहले कहा है, मैंने तो कहा है, हाँ मत बढ़ाइए भाई मेरे दोस्त, मत बढ़ाइए। आप 12 का 50% निकाल दीजिए। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 0 को डायरेक्टली काट सके। हो सकता है यहां वैल्यू कटने वाली ना होती, वो कह देता 7 6 5 दे देता, तो उसलिए आसान करने की उससे बता रहा हूं। यहां वैल्यू कट रही है, 12 का 50% आधा मतलब 6 बढ़ जाएगा, 8 का 1/4 मतलब 2 बढ़ जाएगा, और 5 का 40% मतलब 2 बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ 6 और 2 8 और 2 10 भी बढ़ा सकते थे, किससे? 25 से, तो 100 से कितना, उससे भी आसानी से हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त हाँ, आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप काट के देखेंगे। अगर ये कट ना रहा होता तो आप फिर 0 बढ़ा रहे होते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 0 बढ़ा के क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, आसानी से 0 बढ़ा के क्वेश्चन हो जाता है, चाहे किसी भी टाइप का हो। वो बात अलग है कि इस क्वेश्चन में 0 बढ़ाने की नीड नहीं थी, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है, और शेष लड़के हैं। भाई शेष तो लड़के होंगे जब लड़कियों की संख्या इतनी है। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं वो अनुपस्थित है? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है देवगन कुमार चौहान। बेटा थोड़ा सा लिमिट में रहो, है ना। चलिए ठीक है, आप जैसे ही मैंने देखे हैं लाइन में पीछे से आते हुए। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या इतनी है, तो क्या कोई मुझे बता पाएगा कि 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे जी 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 249 और 1 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। बटे में कितना है? 3 है। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। आप कहेंगे 50 पंजे 250 होते हैं, 50 दूनी 100 होते हैं, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 5/6 आ जाएगी। आएगी या नहीं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दोस्त 83 सही 1/3% की मैं फ्रैक्शन आप लोगों से पूछूं, तो आप कहेंगे जी भैया 250/3 आएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो ये 5/6 आ जाएगा, है ना।
उसने कहा है इसमें से इतनी जो है वो लड़कियां हैं, 5 बटे कितना 83, 5/16, 5/16 नहीं 5/6 होगी। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं, यहां बॉयज की बात करता हूं, तो वो कहना चाह रहा है भाई इतनी लड़कियां हैं, तो टोटल अगर 6 बच्चे मानता हूं तो इसमें से 5 जो हैं वो लड़कियां हो जाएंगी, तो एक क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। अगर 5 जो हैं वो लड़कियां हैं तो एक लड़का हो जाएगा। उसने कहा यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं यानी कि प्रेजेंट हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो आप एक बात बताइए, मोटा मोटा सा बेटा, यहां एक 0 मान लीजिए, यहां एक 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है भाई, 50 लड़कियां हैं तो 10 लड़के हैं, टोटल 60 बच्चे हो गए। इस कक्षा में 60% लड़के उपस्थित हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 40% अनुपस्थित होंगे, यानी कि 4 जो है वो नहीं आए होंगे। जब मैं 10 का 40% निकालूंगा तो 4 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अनुपस्थित होंगे, यानी कि जो एब्सेंट होंगे। 80% लड़कियां उपस्थित है तो 20% लड़कियां जो हैं वो उपस्थित नहीं होंगी, यानी कि वो अनुपस्थित होंगी। और 50 का 20% निकालोगे तो 10 लड़कियां ऐसी आएंगी जो अनुपस्थित होंगी। तो उसने कहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं वो अनुपस्थित हैं, वो अनुपस्थित लोगों का प्रतिशत आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो 10 लोग यहां नहीं आए, 4 लोग यहां नहीं आए, टोटल 14 लोग जो है वो अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं। कितने में से? 50 और 10 60 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुपस्थित लोगों का प्रतिशत हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे होंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि 70/3। माइनस से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एब्सेंट है, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो 23 तिया 69, 23 सही 1/3% लोग ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं। कितने हो जाएंगे भाई? 23 सही 1/3% लोग ऐसे हैं जो अनुपस्थित हैं, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। हाँ, एलिगेशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है, ये क्वेश्चन तमाम पूछे गए हैं, इसलिए दोस्त आप लोगों के सामने भी है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या जो है वो 1400 है, यानी टोटल छात्र जो हैं वो 1400 है, जिसमें से 35% छात्र जो हैं वो लड़कियां हैं। अगर 35% जो है वो लड़कियां हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि 65% जो होंगे वो लड़के होंगे। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हुई तो फेल होने वाली छात्राओं का, फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन अगर प्रतिशत में हम लोगों से पूछा है, क्वेश्चन अगर प्रतिशत में पूछा है तो क्या हमें इस इनिशियल वैल्यू की कोई जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे जी कोई नीड नहीं है। अगर इनिशियल वैल्यू से क्वेश्चन करना चाहते हो तो इनिशियल वैल्यू से कर लो, वरना इसकी कोई नीड नहीं है। आप 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों से रेशो पूछा है। गुरुजी बढ़ी हुई कीमतों का अनुपात पूछा है, पहला सवाल बढ़ी हुई कीमत का ही अनुपात निकाला है। बच्चे अगर मैं कहूं कि 50% जो है वो कीमत बढ़ गई है, तो आप ये समझिए कि उसकी कीमत अब 150% हो गई है, बढ़ी हुई कीमत 150% हो गई है। 40% अगर कीमत बढ़ गई है तो बढ़ी हुई कीमत अब 140% हो गई है, ठीक है भाई। जितेंद्र धीरेंद्र कुमार, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। अब देखिए मेरे दोस्त, उसने कहा 35% छात्र लड़कियां हैं। अगर मैं 35% लड़कियां मानता हूं तो मेरे दोस्त लड़के कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे जी 65% तो लड़के हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग जो है वो यहां रेशो निकाल लो, 5 सत्ते 35 होगा और 5 से काटोगे 13 बार जो है वो ये कट जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं एक एक जीरो बढ़ा लूं तो कोई समस्या होगी आपको? तो आप कहेंगे हमें क्या समस्या होगी। 70 लड़कियां मान लेता हूं और 130 लड़के मान लेता हूं। उसने कहा है यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के पास हुए और फेल वालों का प्रतिशत पूछा है, अगर 80% लड़के पास हुए होंगे तो 20% लड़के जो हैं वो डिप्लोमा लिए होंगे यानी फेल हुए होंगे। तो जब हम 130 का 20% निकालेंगे तो 26 लड़के जो हैं वो फेल हो गए होंगे। अगर 90% लड़कियां पास हुई हैं तो 10% लड़कियां जो हैं वो फेल हुई होंगी, और 70 का 10% निकालोगे तो वो 7 लड़कियां यहां फेल हो चुकी होंगी। तो अगर मैं फेल की संख्या आप लोगों से पूछूं तो 7 तो लड़कियां फेल हुई हैं और 26 जो है वो लड़के फेल हुए हैं। तो टोटल कितने बच्चे फेल हो गए? तो आप कहेंगे 33 फेल हो गए। अच्छा, ये 33 बच्चे किस में से फेल हुए हैं? 70 और 130 200 में से फेल हुए हैं। तो 100 में से कितना हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 100 दूनी 200 और 33/2 का मतलब होता है 16.5% जो है वो फेल हुए होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 41। फटाफट बताइए भाई क्या होगा। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अब अगले मतलब एक वीक के अंदर अंदर मैं ऐसी चीज प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए, यूट्यूब पर प्लान कर रहा हूं कि जो मतलब अपने आप में एक डिफरेंट चीज होगी। डिफरेंट चीज कहने का मतलब है कि पूरी बुक को, जैसे पूरे मैथ को मैं चैप्टर वाइज ना लेके टॉपिक वाइज चीजों को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर पेपर में ट्रेंड चल रहा है मेरे दोस्त बेईमान दुकानदार का, तो एक पर्टिकुलर 25-30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जो बेईमान दुकानदार पर बेस्ड होगी। अगर पेपर में पैटर्न चल रहा है मेरे दोस्त चोर सिपाही का, तो चोर सिपाही पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जो चोर सिपाही पर बेस्ड रहेगी। क्रॉस मेथड पर बेस्ड रहेगी वो वीडियो बनाऊंगा। डिजिटल सम पे बेस्ड रहेगी वो वीडियो बनाऊंगा। एक पर्टिकुलर छोटी सी 5-7-10 मिनट की वीडियो होगी जो 7 के नियम को, 11 के नियम को, 13 के नियम को, 17 के नियम को, 19 के नियम को, 23 के नियम को, इनको भी दोस्त क्लियर करेगी। यानी हमें अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई काम करना है तो उस पर्टिकुलर वीडियो से ही हमारा काम चल जाएगा। हमें बहुत बड़ी वीडियो नहीं देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीक से सबसे पहली वीडियो जो आएगी वो डिजिटल सम की आएगी, है ना। वो 2-2.5 घंटे की वीडियो होगी डिजिटल सम। डिजिटल सम बच्चे बहुत ज्यादा यूज भी होता है और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को काफी हद तक छोटा करने का भी काम करता है। तो हम जो सबसे पहले शुरुआत कर रहे होंगे उस क्लास की वो डिजिटल सम से ही शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। जिन्हें लेवल का पढ़ने की जरूरत है वो शायद इससे ऊपर लेवल कहीं मिलता है तो जरूर बताइएगा मुझे, है ना, कहीं भी। दोस्त ऐसे बोलने से, ऐसे कमेंट लिखने से अगर आप सोचते हैं कि आप महान बन जाएंगे या आप लोगों की गिनती जो है वो महान लोगों में हो जाएंगी, तो आप लोग ये भी मान के चलिए कि आप लोग मूर्ख वाली गिनती में आएंगे। और मूर्ख लोगों को सिलेक्शन जब हो जाता है ना, जब सिलेक्शन हो जाता है और मूर्ख लोगों का मतलब जब लिस्ट लगती है और हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप मूर्खता का परिचय जो है वो ऐसे मत दीजिए कि भाई लेवल अप करो, लेवल डाउन करो, वो काम मेरा है मेरे दोस्त। चलिए फटाफट बताइए। आप लोग भी जानते हैं कि वैकेंसीज 4000 हैं और फॉर्म जो है वो कितने भरे जाएंगे और कोर्स कितने बच्चे ले चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि यहां नहीं होंगी हरकतें, होंगी यहां भी हरकतें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि समझ जाओ यहां पर लिए गए बैच में से भी बहुत सारे बल्क में लोगों को बाहर होना होगा। 70-75 हजार लोग अगर बल्क में बाहर हो रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। ये है सच्चाई। बाकी आप भ्रम में जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता और गणितीय अभिक्षमता की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी में क्रम से 54% और 45% अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 16% दोनों में फेल हुए।
यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 136 है, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है वो वेन डायग्राम से, वेन आरेख से क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, और बहुत शानदार मेथड में आप लोगों को इसका बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैं उस दिन थोड़ा सा बता दिया था आप लोगों को, लेकिन आज जो है वो थोड़ी सी और डिटेल में चीजों को सुन लीजिए। एक भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें 2 पेपर हुए हैं। एक पेपर जीए का हुआ है, एक पेपर जो है वो क्यूटी का हुआ है। अगर मैं कहूं 54% जो है वो जीए में फेल हो चुके हैं, 45% जो है वो क्यूटी में फेल हो चुके हैं, और 16% जो है वो दोनों में फेल हुए हैं। तो उसने अगर सफल अभ्यर्थियों की संख्या दी हुई है, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। आपके दिमाग में कैसे आएगा कि वेन आरेख का कॉन्सेप्ट यहां लगना है? तो आपके दिमाग में ऐसे आएगा, जहां एक तरफ आप लोगों को कहा हो कि देखो, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, एक तरीके के लोगों को, कुछ परसेंट लोगों को ये चीज पसंद है, कुछ परसेंट लोगों को ये चीज पसंद है, और उनमें से कुछ परसेंट लोगों को दोनों चीज पसंद है। तो जहां पहले तो बात की गई हो 2 अलग अलग चीजों के बारे में, फिर दोनों के मिला के चीजों के बारे में बात की गई हो, तो वहां आप लोग समझने की कोशिश करना कि वहां जो है वो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं 2 तरीके के मैं एग्जाम आप लोगों के सामने बनाता हूं, पहला जीए का बना देता हूं, और दूसरा जो है वो मेरे दोस्त मैं किसका बना देता हूं, ये बना देता हूं क्यूटी का। समझना, ये जो पूरा सर्किल है ये किसका है? तो आप कहेंगे जनरल एप्टीट्यूड का सर्किल है, और ये जो पूरा सर्किल है ये है क्यूटी का, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सर्किल है। क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। ये दोनों पेपर मैंने आप लोगों के बना दिए हैं, और ये जो पोर्शन मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया होगा, ये ऐसे विद्यार्थियों का पोर्शन होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ऐसे विद्यार्थियों का पोर्शन होगा जो दोनों में कॉमन होगा। उसने कहा है जीए और क्यूटी में क्रम से 54% और 45% अभ्यर्थी जो है असफल रहे। यानी जीए की वैल्यू दी है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है? 54% दी है। क्यूटी की वैल्यू कितनी दी है? इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी दी है? 45 दी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। और अगर मेरे दोस्त मैं आप लोगों से पूछता हूं कि दोनों में मिला के कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो आप लोग समझ जाना मैं जो बात कर रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। दोनों के बारे में बोला है तो ये वाले लोग जो हैं ये 16% है। ये वाले लोग जो हैं वो 16% है। ठीक है। अच्छा, एक बात छोटी सी, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर इस पूरे सर्किल की वैल्यू जो है वो 54% है, उसमें से इसकी वैल्यू जो है वो 16% हो चुकी है। 54% इस पूरे की वैल्यू थी, ये वाला पोर्शन जो है वो 16% है। तो 54 में से 16 घटा दूंगा तो ये वाला पोर्शन आएगा या नहीं? 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, यानी 38 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कौन से वाले पोर्शन की? 38% जो है इस वाले पोर्शन की आ जाएगी। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये वाला पोर्शन जो है वो कौन सा पोर्शन था? क्या कोई ये बताएगा कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? बस ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? तो अगर कोई पूछे ये क्या कहलाएगा, तो आप कहना 38% लोग ऐसे हैं जो केवल जर्नल एप्टीट्यूड में फेल हैं। ये जो कहलाएगा ये केवल जनरल एप्टीट्यूड कहलाएगा। ये जो कहलाएगा ये केवल क्यूटी कहलाएगा। ये जो कहलाएगा ये दोनों में कहलाएगा। ये पूरा सर्किल जो है इसके आगे से केवल लग जाएगा, ये जनरल एप्टीट्यूड कहलाएगा। ये पूरा सर्किल इसके आगे से केवल हट जाएगा, ये क्यूटी कहलाएगा। एक बार और चीजें रिकॉल कर रहा हूं, ये पूरा सर्किल क्यूटी कहलाएगा, ये जो सर्किल है केवल क्यूटी कहलाएगा। ये पूरा सर्किल जो है वो जनरल एप्टीट्यूड कहलाएगा, और ये जो बाहर बाहर सर्किल है केवल जीए कहलाएगा, और ये जो है ये बोथ कहलाएगा। अगर वो केवल जीए पूछता तो आप कहते 38% लोग ऐसे हैं जो केवल जीए में फेल हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं केवल क्यूटी में कितने परसेंट लोग हैं, तो आप कहना 45 में से 16 घटा दो, 15 में से 6 गए 9 बचा, 3 में से 1 गया 2, 29% लोग ऐसे हैं जो केवल क्यूटी में फेल हैं। बता पाओगे क्या? क्या अगर मैं आप लोगों से पूछूं,
अगर मैं आप लोगों से साथी पूछूं कि टोटल फेल का ब्यौरा कितना है, तो आप कहेंगे अगर क्वेश्चन पूछता कि केवल जीए में कितने फेल होंगे, तो मैं कहता 38% जो है केवल जीए में फेल है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि केवल क्यूटी में कितने फेल हैं, तो मैं कहूंगा 29% लोग जो हैं वो केवल क्यूटी में फेल हैं। अगर क्वेश्चन पूछता कि दोनों में कितने परसेंट लोग फेल हैं, तो आप कहते 16% लोग जो हैं वो दोनों में फेल हैं। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप कहेंगे ये जो आपके सामने परसेंटेज दिखाई गई है, ये फेल वालों की परसेंटेज दिखाई गई है। आप सबको जोड़ के देखिए, 38 और 16 कितना, 54, 54 और 9 कितना, 63, 63 और 20 कितना हो जाएगा, 83 हो जाए, 63 और 20 83 हो जाएगा। क्या 83% लोग ऐसे हैं, 83% लोग ऐसे हैं जिनके साथ कोई ना कोई फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, चाहे ये वाला वर्ड हो, चाहे ये वाला वर्ड हो, और चाहे ये वाला वर्ड हो। ठीक है, अगर 83% लोगों के साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, तो क्या 17% लोगों के साथ जो है वो फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा हुआ होगा? क्या उनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा होगा तो क्या वो दोनों विषय में पास होंगे? अगर इनके साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, 17% लोगों के साथ फेल नाम का वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों विषय में पास होंगे? मेरी बात आप लोगों के समझ में आई? यानी कि 17% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। उसने कहा है 17% की वैल्यू 136 दी हुई है, यानी 136 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। तो 17% की वैल्यू 136 होगी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 136/17 हो जाएगी। तो बेटा टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी है, यानी 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो 17 8 136 होते हैं। क्या टोटल विद्यार्थी 800 हो जाएंगे? फटाफट से नोट कर लो। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, 54 और 45 को जोड़ दीजिए और 16 घटा दीजिए, बिल्कुल सही है। दोनों को जोड़ोगे, उसमें से ये जो है वो 2 बार काउंट कर लिया होगा, तो 1 बार घटा देंगे तो वो भी टोटल फेल की संख्या आ जाएगी। 54 और 65 आप दूसरे तरीके से इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो था बच्चे डिटेल में था। आप कहेंगे 54% एक सब्जेक्ट में फेल, 16% दूसरे में फेल है, नहीं 45% दूसरे में फेल है, और बेटा 16 को इसके अंदर भी काउंट कर लिया, इसके अंदर भी काउंट कर लिया, तो 16 को 1 बार घटाना होगा, तो ये टोटल फेल की संख्या आ जाएगी। 5 4 9 हो गया, 5 4 9, 99 में से 16 घटाएंगे तो 83% लोग हैं वो फेल हैं किसी ना किसी में या दोनों में। तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 17% लोग जो है वो दोनों विषय में पास आएंगे, और दोनों विषय में पास दे रखे हैं 136। 17% की वैल्यू 136 है, तो 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी, है ना। आप इससे भी कर सकते हैं, ये वाले मेथड से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर टोटल में से 54 में से इस कॉमन को घटाओगे तो केवल जीए में आ जाएंगे, टोटल में से इस 45 में से इस 16 को घटाओगे तो केवल क्यूटी में आ जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके जैसा मैं दे रहा हूं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग देना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताएंगे। कल जो आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। फटाफट से दोस्त मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार जो है वो मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हुए, 70% जो है 73% तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हो गए, 70% जो है वो सामान्य ज्ञान में पास हो गए यानी जीएस में पास हो गए, और 64% दोनों विषय में पास हुए। तो यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषय में फेल हुए हो तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। डायरेक्ट मेथड से कर लो भाई, ये इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास है, ये जीएस में पास है, तो 73% में भी काउंट कर लिया है दोनों को, 70% में भी दोनों को काउंट कर लिया है। मेरे दोस्त ये दोनों वालों को घटा दो, ये आ जाएगा
टोटल जो है पास वाले आपके सामने आ जाएंगे। तो आप देखेंगे 3 होगा, 7 7 14 होगा, 143 में से 64 घटाइए, 13 में से 4 जाएंगे 9 बचेगा, और 13 में से 6 जाएंगे, यानी 79% लोग जो है उनके साथ पास नाम का वर्ड जुड़ा होगा, वो हर तरीके से पास होंगे। तो जिनके साथ पास नाम का वर्ड ही नहीं जुड़ा होगा, यानी जो दोनों विषय में फेल होंगे, वो कितने परसेंट लोग आ जाएंगे? वो 21% लोग आ जाएंगे। भाई टोटल तो 100% होते हैं। अगर 79% लोग ऐसे हैं जिनके साथ पास नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं 79% को हटा दूं तो 21% लोग ऐसे आ जाएंगे जिनके साथ पास नाम का वर्ड ही नहीं जुड़ा होगा, यानी ये दोनों विषय में फेल होंगे। और दोनों विषय में फेल की संख्या कितनी दी हुई है? 6300 दी हुई है। तो 21% की वैल्यू कितनी है? 6300 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू यानी कुल अभ्यर्थी वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 30,000। अगर उसने कहा है कि बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे, कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो आप कहोगे 30,000। वैन आरेख का क्वेश्चन है, एक बार और क्लियर कर देता हूं, फिगर से क्लियर कर देता हूं। भाई ये 2 एग्जाम मैंने आप लोगों के बना लिए हैं, ये 2 एग्जाम मैंने आप लोगों के बना लिए हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो जीएस का सब्जेक्ट है, और ये दोनों में कॉमन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है वो 73% लोग सफल हुए हैं, और जीएस में जो है वो 70% लोग सफल हुए हैं, और 64% दोनों विषय में पास हुए हैं, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो 64% पूछी है। अगर मैं कहूं केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने पास हैं, केवल और केवल इसमें कितने पास हैं, तो आप कहोगे टोटल में से इसे घटा दो, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, यानी 9% लोग ऐसे हैं जो केवल क्यूए में पास हैं। अगर मैं पूछूं केवल जीएस में कितने पास हैं, तो 70 में से 64 जाएगा, तो केवल जीएस में जो है वो 6% पास आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई टोटल ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ पास जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सबको जोड़ दो, 64 और 9 73 और 6 79% लोग ऐसे हैं जिनके साथ टोटल पास जुड़ा हुआ है। यानी कि 100 में से 79 गया तो 21% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ पास नहीं जुड़ा होगा, और जिनके साथ पास नहीं जुड़ा होगा वो दोनों में डिप्लोमा लिए होंगे, वो दोनों में फेल होंगे। लेकिन उसने कहा है भाई साहब 6300 लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो 21% की वैल्यू 6300 आप लोगों को दी हुई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 या 63, 1% की वैल्यू 300 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ फटाफट बताइए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं। चलो हाँ, बिना डायग्राम के हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ये रहा बिना डायग्राम के, किसी का कमेंट हाइड नहीं है। प्रदीप कुमार जी, ये रहा बिना डायग्राम के। फटाफट इस क्वेश्चन को बताओ
और फटाफट मुझे समझाओ कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 15 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में एक अन्य प्रतियोगी को 46% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 33 अधिक हैं। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब वो विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो मेरे दोस्त कितने अंकों से फेल हो जाता है? तो आप कहोगे 15 अंकों से वो फेल हो जाता है। हो गया 15 अंकों से फेल। जबकि उसी परीक्षा में एक अन्य प्रतियोगी को 46% अंक प्राप्त होते हैं, 46% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 33 अंक ज्यादा लेके आता है। जब ज्यादा लेके आता है तो प्लस मिलेंगे, जब फेल हो जाता है तो माइनस मिलेंगे। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 46 में से 30 गया तो 16% का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आएगा? इधर भी डिफरेंस ले लीजिए। तो 33 में से जब हम -15 घटाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे चीजें, तो ये 48 हो जाएगा। होगा या नहीं? अगर 16% की वैल्यू 48 है तो 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। यानी ये जो है वो पूर्णांक हो जाएंगे या अधिकतम अंक हो जाएंगे। अगर पूर्णांक की संख्या पूछी जाती है, पूर्णांक का नंबर पूछा जाता है, तो पूर्णांक जो होंगे वो 300 नंबर के होंगे। ठीक है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त एक बात मुझे बताइएगा, सबसे पहले यहां मैं इस वाली इक्वेशन से करना चाहूं तो ये व्यक्ति जो है ये 15 नंबर से फेल हो गया है। तो अगर 15 नंबर से फेल हो गया है तो ये देख लो कितने परसेंट से फेल हो गया है। तो 15 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, आप लोग ये चीज काउंट कर लो। तो आप कहेंगे जी ये जो है ना 15 जो है वो 300 का टोटल का 5% है या नहीं? यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं नंबर में बात करूं तो ये 15 नंबर से फेल हुआ है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये 15 नंबर से फेल हुआ है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये 5% से फेल हुआ है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भैया 30% ये नंबर लेके आया था और 5% अगर इसे और मिल जाते तो क्या ये पास ना हो जाता? यानी ये जो पास होगा वो कितने परसेंट पे पास होगा? तो आप कहेंगे ये 35% पे पास होगा। ये जो पास होगा वो कितने परसेंट पे पास होगा? ये 35% पे पास होगा। तो टोटल पूर्णांक कितना है? 300 है और 35% पे पास होगा। ठीक है। अब आप एक बार मुझे पासिंग अंक और बता दीजिए कि पासिंग अंक कितने होने चाहिए। यहां से जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। पासिंग अंक और बता दीजिए कि भैया पास कितने नंबर पे होगा। तो आप कहेंगे जी टोटल पेपर कितने का था? तो आप कहेंगे 300 का। उसमें से ये वाला कितने नंबर लेके आता है? तो आप कहेंगे 30%। और कितने नंबर से फेल हो जा रहा है? 15 नंबर से। यानी इसमें 15 नंबर और जोड़ने पड़ेंगे तभी वो पास होगा। भाई अगर 15 नंबर से फेल हो चुका है तो इसके लाए गए नंबर में 15 नंबर और जोड़ने पड़ेंगे तभी वो पास होगा। तो आपने कहा जी ये 90 नंबर तो लेके आया था, अगर 15 नंबर और ले आता तो ये पास हो जाता, यानी 105 नंबर जो है वो पास हो जाएंगे। आप डायरेक्टली 35% भी निकाल सकते थे। टोटल का 35% हमने पासिंग प्रतिशत निकाला है, तो टोटल का 35% निकालोगे तो भी 105 आएगा। लेकिन पासिंग प्रतिशत निकाले बिना पासिंग अंक कैसे निकाले जाते हैं वो ये रहा आप लोगों के सामने मेथड। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को कर लोगे। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं। ये HW है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है मेरे दोस्त। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अंक अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है? यानी उसने पासिंग अंक आप लोगों से पूछा है, तो वो निकालने में आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बताइए मुझे, अच्छा ये तो ऊपर दिया हुआ था कुछ। ये बताइए जो अभी मैं वेन आरेख आप लोगों को क्वेश्चन करा के आया हूं उस क्वेश्चन पे बेस्ड है, क्या इसमें आप पहचान कर पाओगे? क्या इसमें, हाँ सबसे बड़ी बात है कि आज ये सीट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी।
यूपीएसआई के 2021 के क्वेश्चन है, जो 2-4 क्वेश्चन 2017 के बहुत बढ़िया लगे मुझे, वो क्वेश्चन मैंने इसमें रख दिए हैं। तो आप इस सीट को जरूर कर लेना। मैं इस सीट को आपके अभी ग्रुप में डाल देता हूं मेरे दोस्त। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में आप लोग पहचान कर पाओगे। मैं इसको अभी आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूं मेरे दोस्त, और आप लोग ना फिर इसके सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पे मैंने होमवर्क डाला हुआ है, कुछ क्वेश्चंस पे मैंने होमवर्क डाला हुआ है। ठीक है दोस्त, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार कर लेना जरूर। आप लोग देखोगे तो आपके ग्रुप में ये सीट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। 1 सेकंड का टाइम देंगे बस। ये रही आपके सामने ये सीट, विनायक। हम्म हम्म। ये सीट मैंने डाल दी है मेरे दोस्त, और ये जो कंप्लीट सीट की मैं बात कर रहा था जिसमें वो 200 क्वेश्चन है, उसे मैं एक साथ मर्ज करा के तब डाल दूंगा। ठीक है, हाँ, आप इसमें देख लेना, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पे मैंने होमवर्क डाला हुआ है, तो एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेना। अब आप ये बताइए मुझे, क्या इस क्वेश्चन में आप पहचान कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा हम लोगों का। एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद देते हैं। यानी कि एक तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है, उसमें 65% लोग जो है वो पहले ही परीक्षण में लक्ष्य को भेद देते हैं, यानी पहले में ही वो क्या करते हैं, निशाना साध देते हैं। ठीक है, कुल प्रतिभागियों में से दूसरे में 55% लोग जो हैं वो दूसरे परीक्षण में लक्ष्य को भेद देते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों ने यहां भी मारा होगा, यहां भी निशाना मारा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कुल प्रतिभागियों में से 20% किसी भी परीक्षण में लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं। भाई 20% लोग ऐसे हैं जो किसी में भी निशाना नहीं साधते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं भाई मेरे 100% टोटल लोग हैं, उसमें से 20% लोग ऐसे हैं जो कहीं भी निशाना नहीं साधते हैं, तो उन 20% की तो चर्चा होनी ही नहीं है। बात होनी है 80% की, केवल चर्चा होनी है कि 80% लोग ऐसे हैं जो निशाना साधते हैं, चाहे वो एक बार में निशाना साधे, चाहे वो दोनों बार में निशाना साध रहे हो। लेकिन बात जो होगी वो मेरे दोस्त 80% की होगी, है ना भाई। अब उसने कहा है कि पहली बार में जो निशाना साधते हैं, फर्स्ट बार में जो निशाना साधते हैं वो 65% लोग हैं। सेकंड बार में जो निशाना साधते हैं वो 55% लोग हैं। पहली बार में जो निशाना साधते हैं वो 65% लोग हैं। दूसरी बार में जो निशाना साधते हैं वो 55% लोग हैं। यानी निशाना साधने वालों का अगर मैं जिक्र करूं तो दोस्त टोटल कितने बैठ रहे हैं, 6 और 5 10, 6 और 5 11 और 1 12, यानी 120% लोग ऐसे हैं जो टोटल मिला के निशाना साध रहे हैं। दोनों में कुछ मैंने पहले बताया कि पहली बार में निशाना टोटल के 65% लोगों ने लगाया है, दूसरी बार में निशाना टोटल के 55% लोगों ने लगाया है। कुछ वो भी होंगे यहां जो पहली बार में निशाना लगा चुके होंगे, यानी जो दोनों बार में निशाना लगा रहे हैं। तो मेरे दोस्त टोटल बैठ रहे 120। अच्छा, उन 120 में से केवल ऐसे कितने हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, तो आप कहेंगे केवल ऐसे 80% लोग हैं। तो 120 में से 80 जाएगा तो 40% लोग ऐसे होंगे जो दोनों बार में निशाना लगा रहे होंगे। 40% को हम लोगों ने दोनों जगह काउंट कर लिया है, वो यहां भी निशाना लगा रहे होंगे, वो यहां भी निशाना लगा रहे होंगे, क्योंकि अगर एक ही बार निशाना लगाते तो टोटल 80% आता। लेकिन ये आया कितना है, 120% आया। क्यों 80 से फालतू आया, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। कितने लोगों को 2 बार काउंट कर लिया है? 120 निकल के आया है, और आना कितना चाहिए था, 80 निकल के आना चाहिए था। यानी 40% लोगों को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। क्वेश्चन ने कहा है कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों परीक्षणों में लक्ष्य को भेदते हैं, तो वो आपसे 40% की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
देखना ये पूछा गया है। अब आप मुझे ये बताइए, आप लेवल उठाने की बात करते हैं, आप ना खुद एनालिसिस करिए 2017 2021 का, खुद एनालिसिस करिए कि आपका कोई क्वेश्चन क्या छूट रहा है। अगर छूट रहा है तो उसे ग्रुप में डाल दीजिए, है ना। अब चैप्टर खत्म हो चुका है, ग्रुप भी देख लूंगा, मैंने टीम भी लगाई हुई है, आपके ग्रुप की रिप्लाई भी करती है वो, तो आप ग्रुप में डालिए। इतनी बढ़िया आपको फैसिलिटी मिली हुई है, ऑनलाइन में कहीं भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो आप लोगों के लिए टीम लगाई गई हो कहीं। तो मैंने 3-4 लोगों की टीम लगाई हुई है, आप ग्रुप में डालिए और फिर अपना रिप्लाई का देखा करिए। उस रिप्लाई को क्वेश्चन डाल के आप अलग हो जाते हैं, देखते ही नहीं कि आपका रिप्लाई भी किया है। चलिए बताइए। एक दुकानदार ने में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। यानी अगर पहले 25% भंडार में पहले 100 किलो चावल था, तो 25% की वृद्धि होगी तो अब कितना हो जाएगा? क्या वो 125 किलो चावल हो जाएगा? होगी 25% की वृद्धि। उसने कहा है चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही जाए जितना आरंभ में था। यानी कि 125 में से कितना बेच दूं कि वो वापस से 100 पर आ जाए, ये भी कोई क्वेश्चन था। तो आप कहेंगे जी 25 को बेचना होगा, कितने में से बेचना होगा? 125 में से बेचना होगा, तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 पंजे 125, यानी कि 20% चावल हमें बेचना होगा, तब हम पहले के बराबर आएंगे। 20% चावल हमें बेचना होगा तब हम पहले के बराबर आएंगे। ठीक है, ये तो एक छुटकू सा क्वेश्चन था। चलिए एक देखना, ऐसे लैंग्वेज वाले वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, ऐसे लैंग्वेज वाले वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए थोड़ा सा ध्यान से। आप ना मतलब इतने परेशान मत हुआ करो और ना इतनी चीजें नेगेटिव लिया करो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। और जो कहते हैं कि हमारा ग्रुप में मैसेज नहीं जाता है, केवल ग्रुप जो ओपन होता है वो मंडे टू सैटरडे 8 से 10 होता है, और रिप्लाई आप लोगों के कभी भी मिल सकते हैं उसमें, है ना। तो आप लोग परेशान मत हुआ करो, जितनी पॉजिटिव वाइब्स आप अपने अंदर रखोगे, जितनी पॉजिटिव चीजें आप अपने अंदर रखोगे, सफलता की तरफ उतने ही जाओगे। डाल दिए हैं दोस्त मैंने टेलीग्राम पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट मुझे बता दीजिए। पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। 30 का वर्ग 900, 900 से 1020 अधिक है यानी 1920 है। तीनों का योग जो है वो 1920 दे रखा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। तो तीसरी संख्या के 5/7 भाग के 63% के 40% का मान कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। फटाफट से कर दीजिए दोस्त। पहली संख्या के 70%, पहली संख्या का 70% बोला है, 70% पहली संख्या का। दूसरी संख्या का 45%, दूसरी संख्या का 45%, दूसरी संख्या का 45% और तीसरी संख्या का 30%, तीसरी संख्या का 30% का योग कितना कहा है? 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। 30 का वर्ग 900 होगा, 900 से 1020 अधिक है, यानी ये जो दे रखा है ये 1920 दे रखा है। ऐसे आ जाते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है। दूसरी संख्या जो है a जो है b पहली संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर मेरे हिसाब से 1 है, और उसने कितना दिया है? 30 का वर्ग है, यानी 900 दिया हुआ है। 30 का वर्ग कितना होता है? 900 दिया हुआ है। यानी पहली संख्या आपके सामने 900 आ चुकी है, दूसरी संख्या आपके सामने 1800 आ चुकी है। आ चुकी है क्या? तो 900 का 70% निकालिए मेरे दोस्त, 630 आएगा। आगे बढ़िए, 1800 का 45% निकालिए, 18 पंजे 90 को 0 हासिल लगे 9, 18 चौक 72, 72 और 9 81 आएगा। आएगा क्या भाई? पहली संख्या 900 आ चुकी है, उसका 70% 630 आएगा। दूसरी संख्या 1800 आ चुकी है, उसका 45% 810 आएगा। और तीसरी संख्या का 30% अभी आप लोगों को नहीं पता है। तीसरी संख्या का 30% अभी आप लोगों को नहीं पता है। तो अब यहां से देखिए 8 6 14, 1440 हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आप कहेंगे 0, 12 में से 4 गए 8 बचेगा।
8 में से 4 गए, 4 बचेगा। क्या ये 480 आ चुका है? तो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 480 ये भाग में है, ये 100 में आएगा, गुणा में आएगा, और ये गुणा में है, ये भाग में पहुंचेगा। तो क्या ये तीसरी संख्या जो है वो 1600 निकल के आ जाएगी? क्या तीसरी संख्या के बारे में आप बता चुके हैं, ये 1600 आ जाएगी? आएगी या नहीं? तो अब आप देख लीजिए क्या कहा है। तीसरी संख्या के 5/7, इस संख्या का 5/7 निकालिए, के भाग का 63%, इसका 63% निकालिए, और इसका 40% का मान क्या होगा? 40% मतलब 2/5 निकालिए। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 5 से 5 उड़ाइए, 7 नाम 63 करिए, 16 निम्मा 144 दूनी 288 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कुछ था ही नहीं। आप कहते हो ना जी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इसमें। ऐसे ही ठीक बच्चा लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये है जो मैंने आप लोगों को कराया है। 55% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, ये शुरुआत में आप लोगों को ऐसे कराए थे। तो आप लोग सबसे पहले एनालिसिस करिए 2016 और 2021 के एग्जाम का। उसमें क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन किस लेवल के आप लोगों से पूछे गए हैं। आप पाओगे कि आपसे हर एक क्वेश्चन बन रहा है। आज आपका काम यही है, जो भी बुक आप लोगों के पास है वो मैंने सीट भी डाल दी है, और आप लोगों को 2021 के क्वेश्चन सारे मिल भी जाएंगे, और आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं। बाकी मन लगा के पढ़ाई करिए दोस्त, कुछ नहीं बचेगा। मैं फिर से आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, कुछ नहीं बचेगा। हम कल से स्टार्ट करेंगे दोस्त, लाभ और हानि एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, जरूर जुड़िएगा, टाइम से जुड़िएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।